युवा सीगल को उड़ने के लिए पुकारा जाना। युवा सीगल अपने कगार पर अकेला था। उसके 2 भाई और एक बहन पहले ही उड़ चुके थे। जब वो उड़ना चाहता था वो उड़ नहीं सका। वो उड़ने से बहुत डरता था, इसलिए वो उड़ने के लिए उत्साह जुटाने में असमर्थ रहा। वो सचमुच काफी उदास था। उसका पिता और माता उसके पास आए। उन्होंने उसे उड़ने के लिए कहा। उन्होंने उसे डांटा, फटकारा भी। उन्होंने उसे डराया कि यदि वो उड़ेगा नहीं तो वहाँ पर भूख से मर जाएगा। परंतु वह हिल भी नहीं सका। युवा सीगल की न उड़ने की अवस्था ऐसा 24 घंटे पहले था। उस समय से लेकर अब तक कोई उसके पास नहीं आया था। उसने अपने माता पिता, भाइयों और बहन को उड़ते हुए देखा था। उसके माता पिता उसके भाइयों और बहन को अपने आप मछली के लिए कैसे गोता लगाया जाता है सिखाने में पूर्ण कर रहे थे। उन्होंने उसे उड़ने के लिए कहा, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका। गर्मी का बढ़ना, सूर्य आकाश में चढ़ रहा था। उसने गर्मी का अनुभव किया क्योंकि उसने पिछली रात के आरंभ से कुछ नहीं खाया था। माँ को खाने के साथ उसके समीप पहुँचना। सीगल ने एक टांग पर खड़े होकर आंखें बंद कर लीं। उसने दूसरी टांग को अपने पंख के नीचे छिपा लिया था। उसने सोने का बहाना किया, परंतु उसके माता पिता ने उसकी तरफ नहीं देखा। फिर भी उसकी माँ उसे देख रही थी। उसने उसे माँ के अपने पैर के नीचे मछली के एक टुकड़े को फाड़ते देखा। उसने उसे लेने के लिए आवाज निकाली। उसकी माँ ने आवाज में उत्तर दिया और उसकी तरफ देखा। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया। वह इसके साथ उसके पास उड़ी। वह चट्टान को अपने पैरों से पीटती हुआ झुका। उसकी माँ उस तक पहुँचने की कोशिश करते हुए उड़ी। खाने के दृश्य दर्शन ने उसे पागल सा बना दिया क्योंकि वो बहुत भूखा था, परंतु वह इसे प्राप्त नहीं कर सका। खाने के लिए डुबकी लगाना। सीगल ने एक क्षण के लिए आश्चर्य में प्रतीक्षा की। उसे आश्चर्य था कि उसकी माँ उसके और अधिक समीप क्यों नहीं आई। वह भूख से इतना बेहाल था कि उसने मछली पर गोता लगा दिया। चिल्लाहट से वह आगे और खाली स्थान में नीचे गिरा। उसकी माँ ने ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। जैसे वो उसके नीचे से गुजरा उसने उसकी परों की सू सू की आवाज सुनी। उड़ान आरंभ। फिर एक महान भय ने उसे जकड़ लिया। उसका दिल रुक गया। वो कुछ नहीं सुन सका, परंतु ऐसा एक ही क्षण के लिए हुआ। अगले क्षण उसने अपने परों को बाहर की तरफ फैलते देखा। उसने महसूस किया कि हवा उसकी छाती के परों के बराबर से गुजर रही थी। फिर ये उसके पेट के नीचे से और फिर उसके डैनों के विरुद्ध तेजी से गुजर रही थी। वो अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। वो ऊपर नीचे धीरे धीरे उड़ रहा था। उसे अब भय नहीं था। वो अपने आप उड़ सकता था। उड़ान की खुशी। सीगल ने खुशी की आवाज निकाली। वह गा 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 चिल्लाते हुए ऊंचा उड़ गया। उसकी माँ ने गा कोला की आवाज निकाली। फिर उसका पिता चिल्लाते उसके ऊपर से उड़ा। फिर उसने अपने भाइयों और बहन को उसकी तरफ उड़ते देखा। वे चिल्ला रहे थे और गोता लगा रहे थे। चारों तरफ का दृश्य। फिर वह पूर्ण रूप से भूल गया था कि वो हमेशा उड़ने के योग्य नहीं था। उसने स्वयं की गोता लगाने और ऊपर उड़ने के लिए प्रशंसा की। अब वह इसके ठीक ऊपर उड़ता हुआ समुद्र के समीप था। उसने काफी महान हरे समुद्र को अपने नीचे देखा। उसके आगे उसके माता पिता, भाई बहन पानी के इस हरे धरातल पर उतर चुके थे। वे उसे ऐसा ही करने के लिए कह रहे थे। पानी के धरातल पर उतरना। उसने हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए अपनी टांगे गिरा दी, परंतु इसमें उसकी टांगे डूब गईं। वह भय से चिल्लाया, अपने डैनों के हिलाते हुए। फिर उसने ऊपर उठने की कोशिश की, परंतु वह भूख से थका हुआ और कमजोर था। वह उठ नहीं सका। उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। उसके पेट ने इसको छुआ। वह और आगे नहीं डूबा। वह इस पर तैर रहा था। उसके चारों तरफ चिल्लाता हुआ और उसके प्रशंसा करता हुआ उसका परिवार था। वे उसे डॉग मछली के टुकड़े रहे थे। उसने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भर ली थी। 2. द ब्लैक एरोप्लेन। लेखक का अपना डाकोटा विमान उड़ाना। लेखक कहता है कि वह रात को 1 बजे विमान उड़ा रहा था। उसके पीछे पूर्व दिशा में चांद निकल रहा था। उसके ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। वह अपने पुराने डाकोटा विमान को फ्रांस के ऊपर होते हुए वापस इंग्लैंड उड़ाकर आ रहा था। वह अपनी छुट्टी के बारे में स्वप्न देख रहा था।
वो अपने परिवार के साथ नाश्ते की मेज पर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क। उसने पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क स्थापित करने का निर्णय लिया। तब उसने इसके साथ रेडियो संपर्क किया। उसने उसे बताया कि वो वापस इंग्लैंड जा रहा था। पेरिस कंट्रोल ने उचित रूप में स्वीकारा। उसने उसे 12 डिग्री पश्चिम मुड़ने के लिए कहा। तूफानी बादलों को देखना, वह ठीक उस दिशा में मुड़ गया। हर एक चीज ठीक बीत रही थी। उससे पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। फिर उसने तूफानी बादल देखे। वे उसके सामने काले पहाड़ों की तरह दिख रहे थे। वह जानता था कि वो उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता था। उसने क्षण भर के लिए नहीं जाना कि क्या करे। उड़ान की महान समस्याओं का सामना उसने पेरिस वापस जाने का निर्णय लिया, परंतु वह पर भी जाना चाहता था। इसलिए उसने खतरा ले लिया और तूफान में उड़ा। अपने विमान के बाहर वह कुछ नहीं देख सकता था। हर एक चीज काली थी। पुराना विमान कूद रहा था और हवा में इधर उधर हिल रहा था। उसने दिशासूचक यंत्र पर देखा। वह खराब हो चुका था। उसने पेरिस कंट्रोल के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, परंतु वह उसके साथ भी संपर्क स्थापित नहीं कर सका। वह तूफान में खो गया था। उन बादलों में दूसरा विमान, फिर काले बादलों में उसने एक दूसरा विमान देखा। उसकी परों पर कोई रोशनियां नहीं थीं। वह इसे अपने आगे तूफान में उड़ते देख सकता था। उसे दूसरे व्यक्ति को देखकर खुशी हुई। वह उसका पीछा करने के लिए कह रहा था। लेखक ने सोचा वह उसकी सहायता करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने उसका पीछा किया। वह आधे घंटे के लिए उड़ा। उसके पास केवल 5 या 10 मिनट तक उड़ने के लिए ईंधन था। उसे भय लगने लग गया। फिर वह नीचे आने लगा। बचाया जाना और सुरक्षित उतरना। अचानक उसने देखा कि वह रनवे पर था। उसने काले विमान में अपने मित्र को ढूंढा। वह उसका धन्यवाद करना चाहता था, परंतु आकाश खाली था। वह कंट्रोल टॉवर में गया। उसने एक महिला से पूछा कि वह कहाँ है। वह उस पर आश्चर्य से देखने लगी और फिर वह हंसी। उसने बताया कि उसके विमान के सिवाय कोई और विमान नहीं था। लेखक का महान आश्चर्य। यह सुनकर लेखक आश्चर्यचकित रह गया। उसे आश्चर्य था कि किसने उसकी वहां आने में सहायता की थी। वह बिना दिशासूचक यंत्र या रेडियो के था। उसके टैंकों में अपर्याप्त ईंधन भी नहीं था। तूफान में बिना रोशनी के उड़ते हुए उस काले अद्भुत वायुयान में कौन पायलट था?